Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we will be discussing chapter number 27 of Kant's philosophy, which is about record keeping. आज के वीडियो में हम Kant's philosophy का चैप्टर नंबर 27 डिस्कस करेंगे. तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, but I have tried to discuss the entire chapter as it is given in the philosophy textbook. तो चलिए इसी के साथ आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर वी बिगिन विद टुडेज लेक्चर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. लेट्स गेट स्टार्टेड. So basically, in the introduction of this chapter, Dr. Kent has explained that you should endeavor to have a good knowledge of both acute and chronic miasm. एक true physician जो होता है, उसके पास both acute और chronic miasm की detailed knowledge, good knowledge होनी चाहिए. First of all, the image of SORA should be studied from all the symptoms that we can gather, and especially from the symptoms that Hahnemann has given in chronic disease. तो जो SORA है, मियाज्म, उसके सिम्टम्स हमें गैदर करने चाहिए पेशेंट से, और स्पेशली उन सिम्टम्स की इंपॉर्टेंस होती है जो डॉक्टर हैनेमन ने क्रोनिक डिजीज जो उनकी बुक है उसमें डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट वी हैव टू मेक आउट अ सिमिलर एनामेनेस ऑफ सिफिलिस. तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर हमारे पास सिफिलिस है तो उसमें जो कभी भी रेमिनिसेंस या फिर कोई रिकरेंट सिम्टम है सिफिलिस का, या प्रीवियसली सिफिलिस का कोई भी पेशेंट आया है, तो उसके सिम्टम्स के साथ हमें समझ के कि वो सारे सिम्टम्स क्या थे और सिफिलिस में किस टाइप के हमें सिम्टम्स मिलते हैं, वो नॉलेज हमें कहीं से भी मिल सकती है. बुक से मिल सकती है, क्लिनिक से मिल सकती है, ऑब्जर्वेशन से मिल सकती है, या फिर और कोई भी पॉसिबल सोर्स हो सकता है. तो वहां से हमें सिफिलिस और साइकोसिस के बारे में नॉलेज कलेक्ट करनी है. These are the things most general and will bring before the mind in 1 or 2 or 3 images a grand picture of all the chronic diseases of the human race. और ये सारे जो मियाज्म है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. एंड वंस वी नो ऑल द 3 मियाज्म और इसके इम्पोर्टेंट सिम्टम्स, तो हम बहुत अच्छे से एक क्रोनिक डिजीज की ग्रैंड पिक्चर, टोटलिटी या फिर पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज हम उस क्रोनिक डिजीज की बना पाएंगे, और जिसकी हेल्प से हम एक सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी के सिलेक्शन तक जा पाएंगे. फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड मियाज्म, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, वो मैंने आई लिंक पे शेयर की है, आप उसे विजिट करिएगा. आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. Now moving on, in this slide basically Dr. Kent has made a worst case of a disease. उन्होंने एक पेशेंट है जो लेप्रेसी का था, उन्होंने उसमें सिफिलिस और साइकोसिस के कुछ सिम्टम्स ऐड कर दिए, और उसके बाद डॉक्टर केंट एक्सप्लेन करते हैं दैट नाउ वी हैव मेड द केस मोर वर्स. और ये जो ह्यूमन सिकनेस मोर वर्स कंडीशन में पहुंच गई है, इसको हम तभी समझ सकते हैं जब हमारे पास हमने अच्छे से उन सबके सिम्टम्स को, अक्यूट मियाज्म के सिम्टम्स को ध्यान से पढ़ा हो, बुक से, ऑब्जर्वेशन से, क्लिनिकल नॉलेज से, या फिर जिस भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है हमने उससे पढ़ा हो, तभी वो हमारे माइंड में एक अच्छी इमेज उस पिक्चर की बना सकता है. देखिए यहाँ पे लिखा है, टेक सोरा फर्स्ट for that is the very foundation of human sickness. It would appear that the human race is one enormous leper. तो ये बताते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले हमें सोरा को लेना है, और उसके बाद now add to that state of syphilis and we have a bad matter made worse. Now अब अगर हम सोरा में सिफिलिस के सिम्टम्स ऐड कर देंगे तो दैट वाज, सोरा वाज ऑलरेडी बैड और हमने अब उसको वर्स कंडीशन में ला दिया. देन add to that the state of psychosis and we will see the extent of human sickness. और अब हम उसमें साइकोसिस ऐड करेंगे और हम उसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो ह्यूमन सिकनेस का एक्सटेंट है वो एनलार्ज हो गया है, वो बढ़ गया है. We then have to advance and carefully study each of the acute miasm from the books, from observation and from every source of information, carefully arranging it on paper so that it can appear
द माइंड एज एन इमेज। और इस तरीके से हम सारे अक्यूट मियाज्म को ध्यान से पढ़ेंगे, बुक्स से, ऑब्जर्वेशन से, या जो भी सोर्स हमारे पास अवेलेबल है, और उसके बाद हम उसे पेपर पे पेन डाउन करेंगे एंड देन वी विल हैव एन इमेज ऑफ दैट disease. Smallpox has few features and it can be made to appear as an image before the mind. And so with all the acute miasm, infectious diseases, cholera, yellow fever, etc., the diseases that have here to before appeared in epidemic or endemic form, these have all to appear before the mind as images. उसके बाद डॉक्टर केंट एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरीके से जो स्मॉल पॉक्स है, कॉलेरा है, येलो फीवर है, ये सारी जो एपिडेमिक या एंडेमिक के फॉर्म में कभी भी डिजीजेस आई हैं, इनकी इमेज हमारे माइंड में एक बार में बन जाती है। तो उसी तरीके से अगर हम सोरा सिफिलिस साइकोसिस का ढंग से उनकी स्टडी कर लेंगे, उनके सिम्टम्स को जान जाएंगे, तो उनकी इमेज भी हमारे माइंड में बन जाएगी। It may be said of them that they are all true diseases seen by examination of totality of the symptom. और हम उन इमेज को ऑब्जर्व करके उनको ट्रू डिजीजेस समझ सकते हैं उनकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेस पर। No physician can know too much about the image of the given sickness studied from symptomatology, and this is the best information that can be obtained. किसी भी एक फिजिशियन के पास हर इमेज की सिकनेस नहीं हो सकती, बट अगर हम सिम्टोमेटोलॉजी पे काम करें तो उन सिम्टम्स की बेस पे ये एक बेस्ट इंफॉर्मेशन है। जो सिम्टम्स होते हैं वो एक बेस्ट इंफॉर्मेशन होते हैं जिसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं उसके बारे में। नाउ Nowadays, patients are not permitted to tell their story in the language of nature. The physician says, I do not want to hear that. आजकल जो पेशेंट है वो अपनी प्रॉब्लम को, अपनी जो सिचुएशन है उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर पाता, नेचर की लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि फिजिशियन क्या कहता है, आई डू नॉट वांट टू हियर दैट। आजकल फिजिशियंस प्रेजुडाइज हो गए हैं, वो भी चाहते हैं कि जो पेशेंट उनके पास आए वो उन्हें टर्म्स में, जो साइंटिफिक टर्म्स हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, उनमें वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे ताकि इनके लिए भी समझने में आराम हो। Talk on that part of the patient interferes with his prescription writing. और इस तरीके से अगर पेशेंट बात करता है तो वो उनकी प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग पे इफेक्ट करता है। There is no writing down of the case. Now take for instance one of the clinics here. How would you remember from day to day and from week to week what had been given to each patient? Now case taking की बात होती ही नहीं है, कभी भी केस टेकिंग नहीं होता है आजकल। नाउ टेक फॉर इंस्टेंस, अब अभी अगर हम देखें, सपोज कोई एक क्लिनिक है, उसमें पेशेंट्स आ रहे हैं और एक फिजिशियन जो उस क्लिनिक पे बैठा है वो अपनी सारी पेशेंट को याद नहीं रख सकता और उसकी बीमारी ना तो याद रख सकता है, ना ही उसे कौन सी मेडिसिन दी गई, कितनी पोटेंसी में दी गई, ये सारी चीजें वो याद नहीं रख सकता। इसीलिए रिकॉर्ड कीपिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। Now there is no importance attached to that in old school. एलोपैथी में इसका कोई भी रिवाज नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। It is simply their object to give the patient a big dose of medicine. उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो पेशेंट उनके पास आए उन्हें मेडिसिन का बिग डोज दे दिया जाए। It may not have occurred to you that there are several reasons of importance of keeping records. आपको ये सब नहीं पता होगा कि जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, एंड ऑफ कॉन्स्टेंटली रेफरिंग टू देम, और उनको कॉन्स्टेंटली रेफर करना, ना सिर्फ रिकॉर्ड को मेंटेन करना जरूरी होता है बट टाइम पे उन्हें रेफर करना भी उतना ही जरूरी होता है। इवन द रेगुलर क्लिनिशियंस हियर मे नॉट हैव सीन द फुल इम्पोर्टेंस ऑफ इट। और जो रेगुलर क्लिनिशियंस हैं, जो क्लिनिक प्रैक्टिस करते हैं हमेशा, उन्हें भी इनकी पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी इंपॉर्टेंस पता नहीं होगी। बट सपोज अ पेशेंट दैट आई हैव बीन कंसीडरिंग फॉर 3 years इज पार्शियली क्योर्ड। यहाँ पे डॉक्टर केंट एक केस एक्सप्लेन करते हैं कि सपोज एक पेशेंट था जो इनके पास दिखाने आ रहा था और इन्होंने उन्हें 3 years में पार्शियली क्योर कर दिया, एंड शी हैज डन रिमार्केबली वेल, has been restored from an invalid to a good wife and mother but is not yet cured. उनकी
जो कंडीशन थी वो जो वर्स थी उससे बेटर हो गई है, बट उन्हें क्योर अभी अचीव नहीं हुआ है. नाउ फॉर सम रीजन शी गोज इनटू द हैंड्स ऑफ अनदर होम्योपैथ. व्हाट कैन ही डू विदाउट असरटेनिंग व्हाट आई हैव डन फॉर हर. नाउ फ्रेंड्स, अगर आप मटीरिया मेडिका पढ़ते होंगे तो आप सबको पता होगा कि जो होम्योपैथी की रेमेडीज होती है वो इंटर रिलेटेड होती हैं और उनको फॉलो करने का जो सीक्वेंस होता है वो प्रीवियस रेमेडी जो दी गई है उसके बेस पर होता है. इसीलिए आप कभी भी अगर किसी भी फिजिशियन के कांटेक्ट में रहे होंगे या फिर अपने कॉलेज में आपने कभी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस की होगी तो जो भी वहां पे डॉक्टर्स होते हैं या फिर मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वो हमेशा पेशेंट को बोलते हैं प्रीवियस प्रेस्क्रिप्शन लाने को. क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि वो प्रीवियस प्रेस्क्रिप्शन देखकर ये समझ सकते हैं कि इसे कौन सी मेडिसिन दी गई थी और अब उन्हें कौन सी देनी है. बट यहाँ का केस क्या है, यहाँ पे ये जो पेशेंट थी वो 3 इयर्स में पार्शियली क्योर हो गई थी, बट नाउ अगर वो किसी दूसरे होम्योपैथ के पास जाएगी तो उसे वो होम्योपैथ कैसे मेडिसिन दे सकता है बिना ये जाने कि उसका प्रीवियस प्रेस्क्रिप्शन क्या था. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द पेशेंट व्हेन लिविंग इन द सेम टाउन टू बी फेथफुल एंड ट्रू टू द फिजिशियन हु हैज डन हर द मोस्ट गुड. और इसी पर यहाँ पे डॉक्टर केंट लिखते हैं कि जैसे एक पेशेंट अगर सेम टाउन में है तो उसको अपनी फिजिशियन के साथ ट्रस्ट करना चाहिए, उसे फेथफुल रहना चाहिए अपने फिजिशियन के प्रति, क्योंकि उसने उससे जो उसकी वर्स कंडीशन थी उससे बेटर कंडीशन में लाया है. सो नो डाउट दैट फिजिशियन जो है वो उसे क्योर भी दिला सकता है. सो हमें जो पेशेंट है उनमें अपने खिलाफ इतना कॉन्फिडेंस भरना चाहिए ताकि वो कभी भी आपको छोड़कर या फिर किसी भी फिजिशियन की तरफ जाने से पहले आपने उसके बेटरमेंट के लिए जो भी किया है उसे रिमार्क करे. नाउ हियर डॉक्टर केंट एक्सप्लेन्स दैट एक कंसाइशियस फिजिशियन जो होगा वो कभी भी दूसरे डॉक्टर का केस नहीं लेगा. अ कंसाइशियस फिजिशियन विल नॉट फील लाइक टेकिंग अनदर डॉक्टर्स प्रैक्टिस in that way. I am not so conceited that I should feel like taking up the work of another doctor who is able to do good work. और वो सोचेगा कि एक डॉक्टर जो अच्छा काम कर सकता है हम उसके केस में इंटरफेयर मुझे नहीं करना चाहिए. Men who think more of getting money than anything else will jump in and prescribe for your patients. और ऐसा फिजिशियन जो सिर्फ मनी ग्रास्प करना चाहता है, मनी अर्न करना चाहता है, बट उसका फिजिशियन की हेल्थ से उसे क्योर अचीव करवाने से कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसे केस में जंप करके रेमेडी प्रेस्क्राइब जरूर करेगा. The physician ought ever after to have this image before the eyes to serve as a basis to treatment, especially where the disease is chronic. और जो फिजिशियन है वो उसके माइंड के सामने अगर इमेज नहीं है तो वो कभी भी एक क्रोनिक डिजीज को ट्रीट नहीं कर पाएगा. विदाउट रिकॉर्ड्स यू आर एट सी विदाउट कंपास और रडर. यहाँ पर डॉक्टर केंट एक एग्जाम्पल देते हैं कि बिना रिकॉर्ड के अगर आप एक केस के साथ डील कर रहे हो तो वो बिल्कुल इसी चीज के सिमिलर है दैट आप एक समुद्र में हो और आपके पास कोई कंपास कोई रडर नहीं है तो आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे, आप उस समुद्र में भटक जाओगे. उसी तरीके से अगर आपके पास कोई केस आता है जिसका आपके पास प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है सो आप उसे भी ऐसी ही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करोगे जो उसको क्योर तो नहीं दिला सकता. हो सकता है कि आपका तुक्का लग जाए लेकिन बहुत कम ऐसी चांसेस होती है कि आप उस पेशेंट को क्योर दिला पाओ. With a record, Hahnemann says he can then study it in all its part and draw from it the characteristic marks. That is, you have the nature of the disease continuously in mind. लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर एक फिजिशियन के पास रिकॉर्ड रहता है तो वो सारे सिम्टम्स को ध्यान से पढ़ सकता है और उसको नेचर और डिजीज उसके माइंड में कॉन्स्टेंटली रन करेगी और उसकी हेल्थ से वो एक अच्छी पोर्ट्रेट बना पाएगा और फर्दर जो पेशेंट को जो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी है वो उसके बेसिस पर कर सकता है.
When the image of the disease has passed from the mind, its very nature is gone. Here a point comes in you must know about. After your first prescription has been made, you may have an aggravation. Now, अगर इमेज नहीं है एक डिजीज की, तो अगर आपके माइंड में इमेज नहीं चल रही है, तो आप काफी भटके हुए रहते हो. आपको जो मेन नेचर है उस डिजीज का वो समझ में नहीं आता. यहाँ पर एक पॉइंट डॉक्टर कैन डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन जब होता है तो उसके बाद एग्रेवेशन आना लाजमी है. कई बार एग्रेवेशन आ जाता है. इट इज वेल टू नो द डेट ऑफ दिस एंड अबाउट हाउ लॉन्ग इट लास्टेड एंड टू कीप वॉच ऑफ इट. तो यहाँ पर डॉक्टर केंट एक्सप्लेन करते हैं कि एग्रेवेशन आता है, ये बात सही है, बट वो एग्रेवेशन कब आया, आपने किस दिन दवा दी थी, कब एग्रेवेशन आया, कितने दिन तक एग्रेवेशन रहा, इन सब बात को आपको नोट करना बहुत जरूरी होता है. इफ नो चेंज हैज अकर्ड, द सेम इमेज में कंटिन्यू टू अपीयर बिफोर द माइंड, बट इफ चेंजेस हैव occurred and are continuously appearing in the symptoms, you will readily see that no medicine can be administered. Now, अगर आपने मेडिसिन दी, कुछ चेंज आया और अब वो कांस्टेंट हो गया, तो ये तो ठीक है, बट अगर चेंजेस आए जा रहे हैं तो आपको उस कंडीशन में कभी भी दूसरी मेडिसिन नहीं देनी है. बिकॉज एक अच्छे प्रैक्टिशनर, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर जो भी अच्छा होता है, वो सब ये बात जानते हैं दैट वेट करना इज द बेस्ट थिंग फॉर अ होम्योपैथिक फिजिशियन. एक होम्योपैथिक फिजिशियन जितना ज्यादा वेट करता है, वो उतने ही अच्छे तरीके से अपने पेशेंट को क्योर कर सकता है. द सिम्टम्स दैट कम एंड गो कुड नॉट गाइड एनीबॉडी एज टू व्हाट टू डू. जो सिम्टम्स आते जाते रहते हैं वो किसी को भी गाइड नहीं कर सकते कि इस केस में हमें क्या करना है. नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टर्म आया फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन. फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन वो प्रेस्क्रिप्शन होता है जो सबसे पहले फर्स्ट विजिट पे आप पेशेंट को देते हो. नाउ फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन के बाद जो प्रेस्क्रिप्शन होता है, जिसकी बात ये जो पैराग्राफ मेंशन किया गया है इसमें की गई है, तो इस प्रेस्क्रिप्शन को हम सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं. और सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैंने पढ़ाया हुआ है. मैं उस वीडियो को आई लिंक पे शेयर कर रही हूँ, आप उसे विजिट करिएगा. सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन और उनके टाइप्स, इसके ऊपर कई बार 20 मार्क्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो मैंने वो आई लिंक पे शेयर किया है, आप उसे विजिट करिएगा. आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल. यू हैव टू वेट एंड वॉच. यहाँ पे वही बात लिखी गई जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन तभी एक अच्छा फिजिशियन बन सकता है जब वो वेट करे. सपोज अ पेशेंट हैज बीन सिक 3 to 4 years with a train of symptoms, and on the way to visit you from a long distance, the patient is taken worse and a homeopathic physician is called in. The patient gets a dose of medicine and improves wonderfully. Now what are you going to do? You do not know what it was and you write to the physician, but he has forgotten what it was. What a confusing state that is. तो यहाँ पर डॉक्टर केंट एक और एग्जाम्पल देते हैं कि सपोज एक पेशेंट था जो 3-4 साल से बीमार था, उसके पास बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे थे. ऑन द वे ऑफ ट्रैवलिंग उसको कुछ सिम्टम्स आए और आपने मेडिसिन दी और वो पेशेंट इम्प्रूव हो गया. नाउ अब उसको ना उस मेडिसिन का नाम पता है और ना वो कहीं लिखकर उसने रखी थी. अब ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट है. वेल, दैट इज जस्ट द स्टेट यू वुड बी इन विदाउट योर रिकॉर्ड्स. और ये वैसी ही कंडीशन है जैसी कंडीशन एक फिजिशियन की हो जाती है जब उसके पास कोई प्रीवियस रिकॉर्ड्स ना हो. देयर इज आई हैव बीन लेड टू फील टू ग्रेट केयरलेसनेस ऑफन अमंग आवर बेस्ट मेन इन ट्रांसफरिंग द केसेस. और यहाँ पर डॉक्टर केंट एक्सप्लेन करते हैं बेस्ट मैन टर्म यहाँ फिजिशियंस के लिए कहा गया है कि किस तरीके से जब फिजिशियन एक फिजिशियन से दूसरे फिजिशियन अपना केस ट्रांसफर करता है तो बहुत कम हैबिट होती है उसकी कि वो अपने जो प्रीवियस प्रेस्क्रिप्शंस है उसके बारे में भी उस फिजिशियन को बताए. A habit that has existed between another Hahnemannian and myself has been pleasing to both of us. लेकिन यही एक हैबिट है जो सारे Hahnemannian और मेरे अंदर थी, मतलब डॉक्टर केंट के अंदर थी, जो कि काफी प्लीजिंग थी. अब वो हैबिट क्या थी, चलिए देखते हैं.
When one of his patients has been transferred from his care to my care, he has told me what remedy the patient was on, and I in the same way when sending patients to him have mentioned the remedy the patient was on. डॉक्टर केंट एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से एक फिजिशियन दूसरे फिजिशियन को जब केसेस ट्रांसफर करते थे वो खुद की बात बता रहे हैं कि जो फिजिशियन थे वो उनको बताते रहते थे कि उन्होंने कौन सी प्रीवियस रेमेडी दी थी, और उसी तरीके से जब वो अपनी पेशेंट्स को किसी को रेफर करते थे तो वो भी अपनी रेमेडी को मेंशन कर देते थे. इट इज द ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन when a patient leaves the city to go under the care of another physician. और ये एक फिजिशियन की ड्यूटी है कि ऐसे इंफॉर्मेशन को फर्निश करे, उसे जब भी एक पेशेंट सिटी लीव कर रहा है उसको दे, ताकि वो जब भी दूसरे फिजिशियन के पास जाए उसको अच्छे से वो सारी बातें समझ में आ जाए. इट इज द ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन टू ट्रांसफर सच पेशेंट्स टू गुड हैंड्स इफ देयर आर एनी गुड हैंड्स टू ट्रांसफर हिम टू. एक फिजिशियन को सबसे पहले तो खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट उसके पास जो केस आया है वो उसे ट्रीट कर सकता है. बट इफ समहाउ उस फिजिशियन के पास कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर उसे लग रहा है कि वो उसे ट्रीट नहीं कर सकता, तो वो उसे गुड हैंड्स में, दैट मीन्स बेटर फिजिशियंस के पास ट्रांसफर करना चाहिए, बट उसको बिना रिकॉर्ड के कभी नहीं भेजना चाहिए. दिस सब्जेक्ट इज preliminary to the observation of organ on FRS number 105, which leads to the second step of the practical homeopathy. और ये जो FRS नंबर 105 में डिस्कस किया गया है, यही बात कि रिकॉर्ड कितना इम्पोर्टेंट है, यही सेकेंड स्टेप है प्रैक्टिकल होम्योपैथी को प्रैक्टिस करने का. कि अगर हमें एक अच्छा फिजिशियन बनना है तो ना सिर्फ हमें अपने पेशेंट की केयर करनी है, उसको प्रेस्क्रिप्शन करना है, बल्कि जो पेशेंट है वो आप जब भी उन्हें किसी दूसरे फिजिशियन के पास रेफर कर रहे हो तो हमेशा उनका रिकॉर्ड्स उनके साथ दो, ताकि वो उसे उस फिजिशियन को दिखा पाए और उसके अकॉर्डिंगली वो उसका ट्रीटमेंट कर पाए. सो बेसिकली फ्रेंड्स, इन दिस चैप्टर डॉक्टर केंट हैज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग कि किस तरीके से अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स को छोड़कर किसी पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप एक सी में हो जिसमें आपके पास कंपास भी नहीं है, आप डायरेक्शन लेस होकर उसमें भटक जाओगे. उसी तरीके से जिस तरह अगर आपका कोई पेशेंट सिटी को शिफ्ट कर रहा है और आपने उसे रिकॉर्ड्स नहीं दिए तो वो बिना रिकॉर्ड के अगर किसी दूसरे फिजिशियन के पास जाएगा तो वो फिजिशियन की भी सेम हालत हो जाएगी, वही जो एक फिजिशियन की बिना रिकॉर्ड्स के होती है. So friends, this was all about today's lecture. I hope I have made everyone understand. Friends, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, but this chapter is very important. ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, but also as a physician, as a practitioner, आपको ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है that एक पेशेंट का रिकॉर्ड कितना इम्पोर्टेंट होता है. So friends, this was it. I hope I have made everyone understand. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.